Hi, I am Nitin Kumar. I welcome all of you on the online platform of IQ Civils Academy. As usual, I am going to discuss with you about the Hindus editorial and side by side the Indian Express. But the thing is that being a Ganesh Chaturthi today, the Hindu is not published. So here today at least we are going to discuss the Indian Express article only. Let's see what are the topic we are going to cover today. The first topic is about the H1B visa indentured servitude wanted to end it, Ramaswamy. So at first you have to understand who is Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy is a Republican candidate for the presidential election of the USA, which is going to be held in 2024. So according to him, the statement given by him, the H1B visa allocation system, that is the lottery based system, is going to be replaced by the meritocracy admission, and if he wins the race in the White House in 2024. तो इन्होंने ये कहा कि यदि 2024 तक कहाँ आ जाता हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता हूँ, तो ये जो सिस्टम है लॉटरी बेस्ड जो H1B वीज़ा दी जाती है उसको मेरिटोक्रेसी के हिसाब से कर दी जाएगी, यानी कि इट विल इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट, नॉट ऑन द लॉटरी सिस्टम. नाउ what is the issue here? What is the issue here? The H1B visa, the much sought after among the Indian IT professional. तो सबसे ज़्यादा इसको इंडियन IT प्रोफेशनल को ज़रूरत होती है, and it is a non-immigrant visa that allows US companies to employ the foreign workers in a specialty occupation that require theoretical and technical expertise. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए होती है, और ये नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा है. नॉन इमिग्रेंट कहने का ये मतलब है कि जब US की कंपनी जो कि फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है, और ख़ास करके स्पेशलिटी के अंदर यदि देखी जाए तो उनको ज़रूरत होती है H1B वीज़ा दी जाए, ठीक है, जिसमें कि इंडियंस होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, बांग्लादेशीज़ होते हैं, या साउथ एशिया के कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, और इनकी ज़रूरत इनको इसलिए होती है अमेरिकन कंपनीज़ को कि वो थ्योरेटिकल या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं. नाउ सो some of the questions which can be related to this कि H1B वीज़ा है क्या, ओके, H1B वीज़ा है क्या, और फिर दूसरा the lottery system needs to be replaced by the actual meritocracy admission. What was the lottery system for selection of H1B visa and other workers visa? तो लॉटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि चीज़ें बाई चांस होती है आपकी, यदि आपके वीज़ा के लिए जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको यदि पिक कर लिया गया तो आपको क्या कर लिया जाएगा, प्रोवाइड कर दी जाएगी H1B वीज़ा. तो नेक्स्ट दिया गया व्हाट इज़ द इंडेंचर्ड सर्विट्यूड. देखो इंडेंचर्ड को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स व्हाट दे यूजुअली यूज टू डू, दैट दे यूज टू take up some of the Indians there in the Africa, in the other European countries for the cultivation purpose. Clear? तो इसको indentured कहते हैं, समझना इस चीज़ को. तो कहा यह जा रहा है कि क्या ये H1B वीज़ा के थ्रू ये गुलामी जैसी बात होगी क्या. अब पूछा गया कि इंडेंचर्ड सर्विट्यूड और स्लेवरी में क्या फ़र्क है. क्लियर? स्लेवरी जैसी चीज़ जो होती है वो हेरिडिटरी होती है, यानी कि जो स्लेव का बेटा होगा या उसके जो प्रोजेनी होगी या ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी स्लेव ही होंगे. सो अब देखें ऐसे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है. अब आपको ये समझना है इन 1952 आफ्टर द US स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इट्स प्रेजेंस इन द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड द मैथमेटिक्स. क्लियर? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के डिसिप्लिन में जब से 1952 ऑनवर्ड्स USA ने अपने पैर पछाड़ने शुरू किए, तो उनको ज़रूरत क्या पड़ी, क्वालिटी लेबरर्स की ज़रूरत पड़ी, क्वालिटी वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी, जो कि क्या कर सकता है कि इनोवेशंस में उनको हेल्प कर सकते हैं. ओके, दोज वर्कर्स कैन हेल्प इन द इनोवेशन. ओके, एंड दैट टू एट द रीजनेबल कॉस्ट. क्लियर? इवन दे आर इन अ पोजिशन टू हायर द workers or skilled workers from the USA itself,
but once they are hiring it from the India or adjoining countries, certainly it is going to be at the much cheaper rate, okay, at the reasonable rate, और यहाँ पर इनको क्या हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। और उसी समय से यदि देखें तो H1 वर्क वीज़ा सिस्टम शुरू की गई, जिसके अंदर की अलग अलग तरह के होते हैं, अभी मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी देर में। दिस वर्क वीज़ा सिस्टम वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, जैसा कि मैंने बताया, इसको H1B वीज़ा, H2B वीज़ा, L1, O1, इन सबों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया E1 वीज़ा। ये डिपेंड करता है कि भाई किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, किस वीज़ा के लिए, और किस एरिया में वर्कर्स को ज़रूरत है, ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। ऑफ दिस द H1B वीज़ा रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू द रिलेटिवली बेटर वेज चांस इट ऑफर। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्या रहा पॉपुलर, वो H1B वीज़ा रहा, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है और वेजेस ज़्यादा इसमें मिलते हैं। नाउ ओके, अब इसके साथ ही क्या होता है कि द अराइवल ऑफ इंटरनेट एंड द लो कॉस्ट कंप्यूटर्स इन द होम्स and the universities of developing nations such as India, China, Pakistan saw a large number of students graduating in the discipline related to the computer science, technology, engineering and mathematics, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, STEM कहते हैं। So STEM stands for the science, technology, engineering and mathematics। तो जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया बढ़ती गई, लो कॉस्ट कंप्यूटर्स आते गए, कहाँ पर, घरों में, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसके साथ ही जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट भी बढ़ते गए, क्लियर, STEM सेक्टर के अंदर, एंड सर्टेनली दे वर लुकिंग फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड दैट जॉब अपॉर्चुनिटी दे यूज टू गेट इन द USA। सो H1B वीज़ा बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, ओके। नेक्स्ट, अब इसके अलावा एक चीज़ और देखें कि अपने अपने देशों में, जैसे चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, उनको उतनी जॉब मिल नहीं रही थी। सो STEM ग्रेजुएट्स वर विलिंग टू वर्क इन द USA एट द रिलेटिवली लो कॉस्ट, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड, इट वाज बेटर फॉर देम टू गो फॉर द USA इवन एट द लो कॉस्ट, एंड जो कि आप कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द इंडिया एंड फॉर द USA। तो इंडिया और USA या फिर चाइना और USA दोनों के लिए क्या था, एक तरफ तो इंडियंस या चाइनीज़ या पाकिस्तानी को क्या मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही थी USA में। दूसरी तरफ यदि आप देखें तो सस्ते वर्कर्स मिल रहे थे, किसको, USA को। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज, देयर बाय मेकिंग द H1B वीज़ा द मोस्ट पॉपुलर, और इसी के कारण से ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्लियर। और H1B वीज़ा की यदि बात की जाए तो इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, क्लियर, और इसमें कुछ सर्टेन स्किल्ड वर्कर्स को अलाउ किया जाता है या डिसअलाउ किया जाता है। अब जहाँ तक US का सवाल है, ठीक है, तो इवन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द US कीप ऑन चेंजिंग, क्लियर, एंड लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ द Trump administration, okay, this low cost H1B visa, the rate has been hiked, तो इसको बढ़ा दिया गया, और इवन की जो H1B वीज़ा की जो संख्या थी, ठीक है, द क्वांटिटी थी, उसको भी कम कर दिया गया, किसके समय में, ट्रंप के समय में। सो इट वाज वन ऑफ द इशू बिटवीन द इंडिया एंड द USA एट दैट टाइम, क्लियर, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थिंग्स हैज़ बीन चेंज देयर, ओके। तो अब ये कहा जा रहा है कि however it has also been often been criticized for sending low cost worker to the USA at the expense of the domestic workers। अब देखो, it also lead to the migration of skilled workers from India to USA, क्लियर, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन। नाउ, सो दैट वाज द फर्स्ट इशू, एंड नाउ द सेकेंड इशू। As you know, the special session of Parliament started yesterday on the 18th of September 2023, and it will remain
in continuity up to the 22nd of the September 2023. ओके, तो अब देखिए इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब 5 दिन की ये स्पेशल सेशन बुलाई गई पार्लियामेंट की, जो कि मंडे को कल शुरू हुई थी, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि दैट द हाउस प्रोसीडिंग्स वुड मूव टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन ट्यूसडे, यानी कि आज से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में हाउस की प्रोसीडिंग्स होगी, और कल जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसको क्या कर दिया गया, अलविदा कह दिया गया है, ठीक है। और इसमें 8 बिल्स को लिस्ट किया गया है कि इस पर क्या की जाएगी, कंसिडरेशन की जाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड what are those bills are there. At first you have to understand what is the a special session, when does the parliament mean, what is the session of the parliament means, who summons the house of parliament to meet, clear. तो देखिए as far as the special session of the parliament is concerned, it is nowhere mentioned as a special session, okay. And what is the session? Once it is convened by the President of India, there will be meeting there and the house or the house will conduct the businesses there. तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखो साल में यूजुअली 3 क्या होते हैं, पार्लियामेंट सेशन होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, बजट सेशन होते हैं, ध्यान देना। उसके बाद मानसून सेशन एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी द विंटर सेशन, क्लियर। इसके अलावा जो होती है वो क्या कहलाती है, स्पेशल सेशन कहलाती है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसको बुलाया क्यों गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, लोकसभा और राज्यसभा की यदि बात की जाए तो उसके बारे में स्पेशल सेशन की क्या बात है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज़ द टर्म स्पेशल सेशन। कोई स्पेशल सेशन जैसा टर्म यूज़ नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। द टर्म समटाइम रेफर टू द सेशन द गवर्नमेंट हैज़ कन्वीन्ड फॉर स्पेसिफिक ओकेजन, क्लियर। किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए जब ये किया जाता है तब इसको क्या कहा जाता है, स्पेशल सेशन कहा जाता है, जिसमें कि वी यूज टू कॉमोमरेट पार्लियामेंट्री और नेशनल माइलस्टोन्स, क्लियर। जैसे कि आप देखो कि जीएसटी जब लागू की गई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी, तभी भी क्या स्पेशल सेशन बुलाई गई थी, क्लियर। या आप देखें कि आज़ादी के 50 ईयर्स पूरे होने पर, इंडिपेंडेंस के 50 ईयर्स पूरे होने पे भी स्पेशल सेशन बुलाई गई थी, क्लियर। या कोई पार्लियामेंट्री कॉमोमरेशन हो तब भी इस चीज़ को बुलाया जाता है। अब देखें, फॉर द 2 हाउसेज टू बी इन द सेशन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड चेयर द प्रोसीडिंग्स। और जब दोनों हाउस क्या होती है, जब सेशन में होती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्चुअली प्रिजाइड करते हैं कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के ऊपर, और रिस्पेक्टिव हाउसेज में, यानी कि चेयरमैन कहाँ पर, राज्यसभा में, और लोकसभा के स्पीकर कहाँ पर, लोकसभा के अंदर करते हैं, क्लियर। और देखो एक चीज़ आप ये समझें कि स्पेशल सेशन की यदि बात की जाए तो इसमें जैसे कि जो यूजुअल डिवाइस है, जैसे कि क्वेश्चन आवर होती है, क्लियर, और ये सारी चीज़ें रोकी भी जा सकती है। अब देखो आर्टिकल 352 इट इज़ रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी, in that it is mentioned the special sitting of the house, special sitting of the house। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसको सबसे पहले तो जाने कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो लाई गई उसके द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया, क्लियर। और इसका जो पर्पस होता है टू सेफगार्ड द पर्पस जो है टू सेफगार्ड द पावर ऑफ प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी इन द कंट्री, क्लियर। अब एक चीज़ समझें कि आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। और एक बार जब डिक्लेयर कर दी गई और मान लो कि वॉर ख़त्म भी हो गया, लेट्स सपोज द वॉर केम टू एन एंड, इवन द after that government is not taking back the national emergency, in that case according to this 44th constitutional amendment which happened in 1978 only, तो एक चीज़ आप ये ध्यान दें कि इफ़ लोकसभा का 1/10 मेंबर क्या कहता है, नोटिस दे किसको, प्रेसिडेंट को, इफ़ द सेशन इज़ नॉट देयर, और यदि सेशन होती है तो नोटिस दे किसको, लोकसभा के स्पीकर को, तो फिर क्या किया जाता है, स्पेशल सिटिंग बुलाई जाती है। सो द वर्ड हियर मेंशन्ड इज द स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस, नॉट द स्पेशल सेशन। एक सेशन के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सिटिंग हो सकती है, ध्यान देना।
So next one, it specifies that if the proclamation of emergency issued, Parliament is not in session, then 1/10 of the Lok Sabha MPs can ask the President to convene a special meeting to disapprove the emergency, जिससे कि क्या किया जा सके, emergency को खत्म किया जा सके। अब देखो इस सेशन के अंदर कितने बिल लिस्ट किए गए हैं, 8 बिल्स लिस्ट किए गए हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फॉर आवर इंफॉर्मेशन, जो एक ये बात थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, टर्म्स एंड ऑफिस से संबंधित भी एक बिल को लाया जाना था, ठीक है। लेकिन जो सर्कुलेट किया गया जो सरकार के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग विच हेल्ड ऑन द 17th of September 2023, there is no mention of this bill related to the chief election commissioner and the other commissioners अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस। क्लियर। अब देखिए, तो ये काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि ऐसा लाया जाएगा, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जो बिल्स लाए जा रहे हैं या लाए गए हैं, क्लियर, द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, सबसे पहले तो ये लाया गया है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, क्लियर। अब इसमें समझे ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब देखो ये सीधे तौर से आपके पीटी से रिलेटेड हो सकता है। किससे रिलेटेड हो सकता है? पीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देते हैं। दे यूज टू आस्क क्वेश्चन, ओके, दिस इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसको लाया है, ठीक है। द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास इन द राज्यसभा, ऑलरेडी राज्यसभा में पास हो चुकी है अगस्त में this year, and now is pending before the Lok Sabha, and certainly the Lok Sabha is going to consider that. So what is this bill is all about? This bill is actually repealing the certain section under the Legal Practitioner Act 1879 and amending the Advocate Act 1961. तो Legal Practitioner Act 1879 और Advocates Act 1961 के अंदर कुछ सेक्शंस को ये क्या करेगा, रिपील करेगा, ख़त्म करेगा, और कुछ सेक्शंस को क्या करेगा, ये अमेंड करेगा। नाउ सो अब सरकार की क्या पॉलिसी है, ठीक है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, व्हाट इज़ द पॉलिसी? द पॉलिसी इज दैट द ऑब्सोलेट लॉ और ओवर आर्किक लॉ हैज़ टू बी मर्ज्ड देयर और दे आर गोइंग टू बी रिपील्ड। जिसकी यूटिलिटी नहीं है उसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। And certainly the government of India has consulted with the Bar Council of India in this regard, okay, to remove certain section of the Advocates Act 1961 and खास करके ये जो बात की जा रही है, by incorporating the provisions of the section 36 of the Legal Practitioner Act 1879 in the Advocates Act 1961। तो सेक्शन 36 जो है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का, उसको एडवोकेट्स एक्ट 1961 में क्या कर दिया गया, इनकॉर्पोरेट शामिल कर दिया गया, सो एज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सुपरफ्लुअस इनैक्टमेंट। सुपरफ्लुअस इनैक्टमेंट इन द स्टैट्यूट बुक्स मीन्स व्हाट, कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको या तो रिपील किया जाए या फिर उसको मर्ज कर दिया जाए। क्लियर। ये देखो एक चीज़ क्या होती है कि वंस एनी ऑर्डिनरी बिल इज़ प्रेजेंट in the Lok Sabha or in the Raj Sabha, there used to be the three readings: first reading, second reading, and third reading. First reading is the first stage, and in that stage, at the time of introduction of the bill, the minister has to give the objective of the bill, what is the goal of the bill, and side by side the title of the bill, ठीक है। तो उसमें ये बात कही गई है। Next, this would also help to regulate the legal professional by single act, the Advocates Act 1961। अब देखो दो एक्ट की जगह एक ही एक्ट होगी, that is the Advocates Act 1961, ऐसा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो बिल है, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स बिल, ठीक है। तो दूसरा बिल क्या है, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेरियोडिकल्स बिल्स, क्लियर। अब इसकी यदि बात की जाए, इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और इसको अगस्त 2023 में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ से ये पास हो चुका है। अब बिल कहाँ है, लोकसभा में पेंडिंग है। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द बिल एम्स टू रिपील एंड री इनैक्ट द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867।
तो जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 है उसको री इनैक्ट किया जा रहा है, फिर से उसको लाया जा रहा है और पिछले वाले को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। अब देखें इसके अंदर क्या है, सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू इनहेंस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहला तो काम ये होगा जो अननेसेसरी प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स है पब्लिशर्स को, क्लियर, उसको ख़त्म किया जाएगा। नेक्स्ट, अनबर्डनिंग द ऑनर्स ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस एंड पब्लिशर्स फ्रॉम वन onerous task of furnishing the declaration before the district magistrate and filing of a revised declaration every time there were change in its particulars। तो कहा यह जा रहा है कि जो पब्लिशर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जब भी उसके पार्टिकुलर्स में उसमें जो चेंजेस की जाती है तो उसके लिए एक क्या करना पड़ता है, डिक्लेरेशन फर्निश करना पड़ता है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द कम्बरसम टास्क। और इसके कारण से जो नए जर्नल्स लाने हैं, पेरियोडिकल्स लाने हैं, तो उसमें क्या होती है, दिक्कत आ जाती है। दैट इज़ द पॉइंट। सो इट्स टॉक्स अबाउट मेकिंग द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टाइटल्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स सिंपल एंड साइमल्टेनियस, क्लियर। तो इससे क्या होगा कि भाई ये सारा का सारा काम क्या होगा, पूरा प्रोसेस सिंपल होगा और साथ में चलती रहेगी। ओके, ऑन द वन हैंड यू आर गोइंग टू सबमिट द registration form before the district magistrate and side by side you are going to fill the online form also, so that you can having a track on the development related to the process, क्या हो रहा है वो भी पता चलेगा, पहली बात। और साथ में आप जो प्रोसेस है उसको एक्सपीडिएट किया जा सकेगा। द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल टू ईज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग पेरियोडिकल्स, और इससे क्या होगा कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के काम में भी क्या आएगी, तेज़ी आएगी, क्लियर। द नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफिस बिल, नेक्स्ट है, क्लियर। ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अब इंट्रोड्यूस की गई। द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा इन द अगस्त एंड नाउ इट इज़ पेंडिंग इन बोथ द हाउसेज। लेट्स सी। अब इस बिल के अंदर क्या है, इट सीक्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। तो पोस्ट ऑफिस इन इंडिया से रिलेटेड जो लॉ है उसको क्या करेगा, ये कंसोलिडेट करेगा और मजबूत करेगा। द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, ये सारे आपको याद रखते हैं। दिस एक्ट प्राइमरीली एड्रेस द मेल सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो सर्विसेज दी जाती है ये एक्ट उसी से रिलेटेड है, क्लियर। But over the years with the advent of the internet, there is a sea change in the activities of the post office also, and we have a diversified beyond the mails and the post office network, and certainly एक चीज़ ध्यान देना कि citizen centric जो services हैं still they are providing, okay। and अब देखो कि जब चीज़ें बदल रही है तो certainly even the Indian Post Office Act 1899 has to be changed, क्लियर। इसको चेंज किया जा रहा है। अब देखो इसके अंदर जो मेंशन किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है, दो कंट्रोवर्शियल वन, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बिल प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरसेप्ट, ओपन एंड डिटेन डिलीवरी आइटम्स। यानी कि यदि सरकार चाहे तो किसी भी डिलीवरी आइटम को इंटरसेप्ट कर सकती है, रोक सकती है, उसको ओपन कर सकती है और उसको डिटेन भी कर सकती है। अब सर्टेनली देयर इज़ इशू रिलेटेड टू द प्राइवेसी हियर। और आप याद करें कि जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने इंडियन पोस्टल बिल को रोक दिया था, वीटो लगा दी थी। यानी कि आप वीटो क्या होता है कि जब पार्लियामेंट किसी भी बिल को पास कर दे तो उसको एसेंट की ज़रूरत होती है, किसकी, प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट जब उस पर एसेंट करते हैं जिस बिल पे, वही बाद में क्या बनता है, एक्ट बनता है, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो सकती है। सो आई कैन से दिस इज़ अ कंट्रोवर्सी इन द ऑफिंग नाउ। सो दीज इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब देखो इसमें जो कहा गया है कि व्हाट आर द कंडीशंस देयर। फर्स्ट कंडीशन इज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, friendly relations with the foreign state, public order, emergency, public safety, clear. But
आप ये देखो कि ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, आपको कहाँ मिल जाएंगे, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में भी ये सारे मिलेंगे आपको, क्लियर। लेकिन ये थोड़ा सा देखो कि इन सारे जो फ्रेज की यदि बात की जाए, दे कैन बी इंटरप्रेटेड इन द सब्जेक्टिव मैनर। सो यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो सकती है राइट टू प्राइवेसी की। बिसाइड्स दैट, इस बिल की यदि बात करें, इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट सर्विसेज एंड देयर पावर्स, क्लियर। तो पोस्ट सर्विसेज और पावर्स की बात की जाए तो ये इसमें, ठीक है, होगी। नेक्स्ट बिल जो है जिस पे कि विचार चल रहा है, द रिपीलिंग एंड द अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023, it is introduced by the law and justice ministry, already passed in the Lok Sabha in the July, now it is pending before the Raj Sabha. Now this bill repeals certain enactment, as you can see, that are now considered obsolete. जैसा कि मैंने बताया कि this government is streamlining the obsolete laws, acts, okay, merging two laws into the one and repealing also at the same time. So इसमें जो amendment की जाएगी the Factoring Regulation Act 2011 के अंदर, and it will also repeal the Appropriation Act from the 2023 to 2017, clear, 2013 to 2017. So what is the Appropriation Act, clear? देखो, it is under Article 114, okay, it is under Article 114, क्लियर। तो 114 के तहत ये है, इसमें समझना कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट विड्रॉ इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंटिल अनलेस द अप्रोप्रिएशन बिल इज पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, ये चीज़ आपको समझना है। तो ऑथराइजेशन इससे होती है, और जो 2013 से लेकर 2017 तक के अप्रोप्रिएशन एक्ट्स को भी क्या किया जाएगा, रिपील किया जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो कि आपको ये समझना है, वैसे तो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट, उनके सर्विस कंडीशन, इनके बारे में जो बिल आना था उसको नहीं लाया जा रहा है, ठीक है, इस स्पेशल सेशन के अंदर। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, द क्वेश्चन कैन बी फॉर्मुलेटेड फ्रॉम दिस एरिया। व्हाट अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड द सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023, ओके, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर। तो इसके की प्रोविजंस को आपको क्या करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब देखो कि ये सारी चीज़ें आप जानें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमीशन ये क्यों चर्चा में थी। चर्चा में इसलिए थी कि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके अपॉइंटमेंट में अब क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं होगी, बल्कि 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी। उस कमेटी के अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के अंदर। और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी होगी अपोजिशन की वो होगी, क्लियर। तो अब क्या सरकार के द्वारा ये प्रपोज किया जा रहा है कि देखो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको उस कमेटी से हटा के, क्लियर, और उसकी जगह पे क्या एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो भी कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाएगा वो होंगे, क्लियर। तो सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू बी द ऑल गवर्नमेंट कमेटी अगेन, नहीं, जिससे बचना चाह रही थी। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि पार्लियामेंट हैज़ ए राइट टू इनैक्ट लॉ, ओके। It is altogether different issue that once it is going to be challenged before the court or Supreme Court, certainly under Article 13 Clause 2, Supreme Court can go for the judicial review और देख सकती है कि constitution के फेवर में है या fundamental rights का कोई violation तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देख सकती है, clear। There is a allegation that the proposed bill seeks to downgrade the service condition, जैसा कि अभी हमने बताया, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब इनकी जो लेवल है वो सेक्रेटरी के बराबर कर दी जाएगी, ध्यान देना। तो इससे भी दिक्कत आ रही है। नाउ अब देखिए, लिस्टेड फॉर द डिस्कशन ऑन द September 18, द बिल proposes to revise the salary allowance and the service condition of the chief election commissioner, okay, and the 2
इलेक्शन कमीशन टू ब्रिंग एट पार विद दोज ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। इनको किसके बराबर कर दिया जाएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, के सीईसी का, और दूसरे जो ईसी हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर है। अब तक क्या होता है कि इलेक्शन कमिश्नर वर एट द पार विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं, ठीक है, अंडर द इलेक्शन कमीशन एक्ट ऑफ 1991। However, the bill passes with result in 1990 एक्ट रिपील। क्लियर? अब देखो जो बिल यदि पास हो जाता है तो 1991 का एक्ट क्या होगा? रिपील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑल्दो द स्टिपुलेटेड सर्विस, जो सैलरी जो रखी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही है, लेकिन द कैबिनेट सेक्रेटरी इज नियरली द सेम। टॉप कोर्ट जजेस आर इंटाइटल्ड टू एडिशनल पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। ये सब सारी चीज़ें मिलती रहेगी, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक हेल्प, नौकर वगैरह, लाइफ टाइम प्रोविजंस है ड्राइवर्स वगैरह का, ये सारी चीज़ें हैं। बट उनका जो लेवल है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया जाएगा, जो कि पहले किसके बराबर था? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर था। बट द इशू इज दैट दिस मूव सीक्स टू ब्रिंग इलेक्शन कमिश्नर अंडर द एम्बिट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी विच इज इन टर्न कुड स्टिफल देयर अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस। अब इससे क्या होगा कि जब एक तो अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर आप देखो कि 2 गवर्नमेंट के ही लोग हैं, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी के दायरे में आ जाएंगे। ध्यान देना, जब इनका रैंक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया जाएगा, एंड सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू अंडरमाइन द वेरी इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द democracy in India, because we are in the representative democracy, and certainly for the representation the election has to be held, and the Election Commission of India actually authorized to superintendent control and give direction in case of the election related to the President of India, Vice President of India, then the Raj Sabha, Lok Sabha, and at the state level Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Okay, that is the legislative assembly and legislative council. Now next, the election commission's primary task is to superintendent direction and control. जैसा कि मैंने बताया, it is given in the article 324, and that is the sweeping power given to the election commission of India, जिससे कि वो free and fair impartial election करवा सके। However, this control of election is likely to shift the election commissioner, who will now be equivalent to the rank of the cabinet secretary, tries to discipline a union minister for electoral violence. Clear? अब देखो कि एक चीज़ आप ये जानो कि जैसे ही ये किसके कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के हो जाएंगे तो फिर तो ये कहीं ना कहीं दे विल केम इनटू द एम्बिट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी देयर। क्लियर? अब देखिए प्रोविज़न जो है आर्टिकल 324 क्लॉज 5 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द CEC can only be removed in a manner similar to that of the Supreme Court judge. क्लियर? अभी तक तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है उसी हिसाब से इनको भी हटाया जा सकता है। नाउ द रीजन बिहाइंड द इलेक्शन कमीशंस इंडिपेंडेंस एंड इक्विवेलेंस टू द सुप्रीम कोर्ट जज वाज सो दैट इट कुड फ्रीली एंड फेयरली डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर। क्लियर? और इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही रैंक इसलिए दी गई थी, रिमूवल प्रोसीजर इसलिए ऐसा ही था जिससे कि यदि इनको गवर्नमेंट के खिलाफ, इवन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और मिनिस्टर्स के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना हो तो ये ले सके। ठीक है? नाउ दिस बिल सीक्स टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैंने जैसा बताया था, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू सेलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? अब देखिए इसमें पहले मैंने जैसा बताया था, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू और टोल्ड यू दैट अर्लियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज देयर once the decision was given by the Supreme Court related to the selection commission of the selection commission related to the election commission of India and the other judges. Okay, so that judgment was given in the March this year in the 2023 itself. Now अब देखिए, अब इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के पूछे गए, देखिए वो क्या है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोविजन और लिमिटेशन ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज ए
provision or limitation on the constitutional power under the article 142. Okay, under 142 इनको सुप्रीम कोर्ट हैज अ authority to give complete justice. Clear? Complete justice. क्लियर? कंप्लीट जस्टिस देने का क्या है, अधिकार है. ठीक है. अब देखिए इसमें आप देखें, द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while discharging its duties cannot be challenged in any court. ये गलत है. ठीक है, ये क्या है, गलत है. इसको चैलेंज किया जा सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन एक्सरसाइजिंग ऑफ इट्स पावर बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. क्लियर? In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare a financial emergency without the consult from the cabinet. ये गलत है भाई. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चलना किसके हिसाब से होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तो ये चीज़ आर्टिकल 142 में नहीं, इट इज़ गिवन इन द आर्टिकल 360. सो इवन सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्लियर? Now, the state legislature cannot make law on a certain matters without the concurrence of the union legislature. ऐसा नहीं है कि भाई पार्लियामेंट के कंकरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तभी जाके कानून बनाया जा सकता है. किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा. वो मुद्दा कब हो सकता है कि जब आप कंकरेंट लिस्ट का हो कोई सब्जेक्ट, तब. अदरवाइज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है. सो इवन दिस इज रॉन्ग. So what is the right answer? Right answer is the B. B is the right answer. Now, next, it is 2017 question. The Election Commission of India is a 5-member body right now. ऐसा नहीं है. It's a 3 members body. Okay, ये कितने members की body है? 3 members की. अब देखिए the Union Ministry of Home Affairs decide the election. Now, ये काम किसका है, इलेक्शन के शेड्यूल को डिसाइड करना बाय इलेक्शन का. ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है. किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट एंड मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. ये बिल्कुल सही है. स्प्लिट और मर्जर की बात हो, रिकॉग्नाइज पार्टीज़ की, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है. सो द आंसर इज 3. नाउ नेक्स्ट ये दिया गया 2018 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. क्लियर? इन द लाइट ऑफ द रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. क्लियर? तो ईवीएम को देखते हुए जो उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी थी, तो इलेक्शन कमीशन इस चैलेंज को कैसे टेकअप करती है जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उस पर विश्वास बना रहे. नाउ वी हैव ए लास्ट आर्टिकल टुडे. सो जूनोटिक वायरस निपा. जूनोटिक्स क्या होता है, जो कि जानवरों से, बर्ड से, से फैलती है किसमें, इंसान में. क्लियर? और निपाह के कारण से एटलीस्ट 70 लाइफ्स लॉस्ट इन 2018. और केरला के अंदर फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था और फिर ये चौथी बार आ चुका है पिछले 5 साल में. और इस साल यदि देखें 6 केसेस हैव सो फार बीन डिटेक्टेड इन 2023. और सारा का सारा नॉर्थ केरला के डिस्ट्रिक्ट कोझिकोड में हुआ है. सो दोनों ही ओकेजन की यदि बात की जाए, डॉक्टर AS अनूप कुमार जो कि एक्सपर्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ के और ट्रॉपिकल फीवर्स के, ठीक है, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिटेक्टिंग द वायरस लीडिंग टू द टाइमली कंटेनमेंट ऑफ द आउटब्रेक. तो दोनों ही समय में इनके द्वारा क्या किया गया, डिटेक्ट किया गया वायरस से, जिससे कि इसको कंटेन किया जा सके, रोका जा सके. क्लियर? अनूप कुमार इज अ डायरेक्टर क्रिटिकल केयर ऑफ द एस्टर मिम्स हॉस्पिटल नॉर्थ केरला क्लस्टर, हैज़ ऑल्सो सर्व एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल ऑन द कोविड-19 मैनेजमेंट. तो कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा जो एक्सपर्ट पैनल बनाई गई थी उसके भी ये क्या रहे हैं, मेंबर रहे हैं. ठीक है? तो आपको ये देखना है कि क्यों निपाह वायरस कोझिकोड में ही हो रही है बार बार. क्लियर? कुड द हायर केसेस बी द रिजल्ट ऑफ द फ्रूट बैट्स इन द केरला. और ये जो जूनोटिक्स है ये
केरला के अंदर ये फ्रूट बैट्स जो होते हैं चमगादड़ उसके कारण से फैलती है, ठीक है। तो वायरस यहीं पे है, क्यों ज़्यादा है, केरला सस्पेक्टिंग मोर केसेस, और भी ज़्यादा केसेस सस्पेक्ट कर रही है, क्लियर। So after the outbreaks in the West Bengal in 2001 and 2007, we have not heard anything from that state. तो 2001 और 2007 में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हो चुका है, लेकिन उसके बाद वहाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्लियर। सो क्लिनिकली हाउ द निपाह सिस्टम्स एंड निपाह symptoms in 2018 different from the 2023 आउटब्रेक। तो 2008 में जो सिम्टम्स थे और 2018 में जो सिम्टम थे 2018 में और 2023 में, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं ये देखना है, ठीक है। हाउ निपाह वायरस वाज डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कैसे खोजी गई इसे, आप जानते हैं कि बांग्लादेश में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। ओवर द लास्ट 5 years सिंस द फर्स्ट आउटब्रेक, हाउ फार हैज़ द सिस्टम इन केरला इवॉल्व टू टेक ऑन द वायरस, मतलब केरल के अंदर सिस्टम को कैसे मजबूत किया गया जिससे कि इस वायरस के साथ निपटा जा सके, इसकी कंटेनमेंट की जा सके। बाय नाउ डू वी हैव एनफ रिसर्च मटेरियल ऑन द निपाह, क्या निपाह के ऊपर हमारे पास एनफ रिसर्च मटेरियल है, क्लियर, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट द मोनोकोलन एंटीबॉडी थेरेपी इज इफेक्टिव, तो ये एंटीबॉडीज थेरेपी इसमें कितना उपयोगी होते हैं, क्लियर। क्या वायरस का कोई सीज़न है, व्हाट एरिया डू वी नीड टू फोकस टू प्रिवेंट द फ्यूचर, और किस किस जगह पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है जिससे कि इसका प्रिवेंशन किया जा सके, ओके। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड यू कैन डाउनलोड द PDF from the description section of this video, okay. So as you know, the IQ Civils Academy is a institution par excellence, and for any registration or inquiry you can contact on this number, okay, which is written here on these 2 numbers, you can inquire, okay. So certainly I will meet you again tomorrow at the same time, stipulated time, and that's all from my side, okay. Thank you, take care, God bless all of you.